तो अब हम बात करते हैं टेस्टिस के दूसरे सबसे बड़े फंक्शन यानी एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। क्लियर? तो एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब है टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्म बनाने का नहीं है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने है टेस्टिस मेनली मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं। यानी मेल सेक्स हार्मोन के लिए कॉमन वर्ड क्या है? एंड्रोजन। और जो एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एक होता है एंड्रोस्टेनिडियोन। क्लियर? एंड्रोस्टेनिडियोन। अब इसमें देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है और मेन मेल हार्मोन है। ठीक है, मेन मेल हार्मोन है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या डीएचटी ये टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और पोटेंट हार्मोन है, याद रखना, मोर एक्टिव और मोर पोटेंट। ठीक है। और अगर मैं एंड्रोस्टेनिडियोन की बात करूं तो ये थोड़ा वीक हार्मोन है। कैसा है? वीकर एंड्रोजन की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है फीमेल के कंपैरिजन में कि टेस्टिस में थोड़ा फीमेल हार्मोन भी होते हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन इसके साथ साथ इनहिबिन और एक्टिविन भी मिलते हैं, लेकिन ये एंड्रोजेनिक नहीं है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। समझ आ गए? केवल कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को। एंड्रोजेनिक नहीं, यानी मेल वाले कैरेक्टर ये डेवलप नहीं कराएंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, यानी एंड्रोजन कहाँ से सिक्रीट होते हैं मेल की बॉडी में। तो मेल की बॉडी में ऐसी 2 जगह हैं जहां से ये सिक्रीट होते हैं, एक है टेस्टिस और दूसरा है उसकी ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर? तो पहले बात करते हैं लार्ज क्वांटिटी जो है वो कहाँ से होती है? आपकी टेस्टिस से, और स्मॉल क्वांटिटी कहाँ से रिलीज होती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो अगर मैं बोलूँ मेन साइट ऑफ एंड्रोजन सिक्रीशन कौन सी है? टेस्टिस। तो ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? लीडिंग सेल है ना। टेस्टिस के अंदर एक स्पेशल सेल होता है लीडिंग सेल जो 20% मास बनाते हैं एडल्ट टेस्टिस का। क्लियर? लीडिंग सेल ज्यादा होते हैं किसमें? न्यूबॉर्न और एडल्ट के केस में। न्यूबॉर्न और एडल्ट के केस में। ऐसे तो नहीं होता है। चाइल्डहुड में ये कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, इसलिए एंड्रोजन सिक्रेशन होता है या तो न्यूबॉर्न में या प्यूबर्टी के बाद, 2 स्टेजेस में। अब बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। ये छोटी क्वांटिटी में ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं और यहाँ से सिक्रीट होने वाले मेनली जो हार्मोन वो कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडियोन, और जो तीसरा है वो है DHEA, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DHEA, डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। क्लियर? DHEA। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कम है। ठीक है, इन हार्मोन्स का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है एड्रीनल से निकल रहे हैं, इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कम है, लेकिन एक्सेस सीक्रेशन अगर इनका हो जाए, अगर एक्सेस अमाउंट में सीक्रेशन होने लगे तो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर का रीजन बन सकते हैं। ये हमें मेनली याद रखना है। क्लियर? अगर मैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं, इस हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन के केमिस्ट्री की बात करूं, तो ये करीब करीब 19 कार्बन का एक स्टीरॉयड हार्मोन है। कितना? 19 कार्बन का। ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है और एक्टिव फॉर्म में कई टिश्यूज में DHT में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ये इसकी मेन क्वालिटी है। सिंथेसिस के टर्म में देखिए लिखा हुआ है सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल्सो सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम एसीटेट। अब प्लाज्मा लेवल और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अगर मैं एडल्ट मेल की बात करूं तो उसमें 300 से 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में बात करूं तो फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन मिलेगा। कितना? 30 to 60, यानी मेल में जस्ट 10 टाइम्स होता है फीमेल के कंपैरिजन में। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके ट्रांसपोर्ट के लिए बोला गया है कि 2/3 टेस्टोस्टेरोन जो है वो गोनेडल स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन या सेक्स स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, या जिसको बीटा ग्लोबुलिन नेचर की प्रोटीन ट्रेवल करवाती है। जबकि 1/3 को कौन ट्रेवल करवाता है? 1/3 जो टेस्टोस्टेरोन है वो एल्बुमिन के साथ अटैच होकर ट्रेवल करता है। क्लियर? तो 2/3 बीटा ग्लोबुलिन टाइप की जो प्रोटीन होती है, जिसका पूरा नाम है गोनेडल स्टीरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके थ्रू ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? फिर बात करते हैं यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी टारगेट टिश्यू में पहुंचने के बाद इसका होता क्या है। तो देखिए टारगेट टिश्यू में टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन होता है। पहले तो ये किस में कन्वर्ट होता है? डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको DHT बोलते हैं, और आपको पता है ये सबसे ज्यादा एक्टिव एंड्रोजन की फॉर्म है। दूसरा होता है एस्ट्राडियोल। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू में, हाइपोथैलेमस में और लिवर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन 3 जगहों पर एस्ट्राडियोल बन जाता है, और बाद में जब यूज हो जाता है तो इसका मेजर पोर्शन डिग्रेड कहाँ पर होता है? वो लिवर में होता है। लिवर में किस में? ये इनएक्टिव फॉर्म में या तो एंडोस्टेरोन या डीहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन बन जाता है, या फिर कॉन्जुगेट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। क्लियर? ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेट होकर
एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म हमें समझ में आ गया। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पे तीन चार स्टेजेस में आपको देखना है इस टॉपिक को। फीटल लाइफ में क्या है, चाइल्डहुड में क्या है, और उसके बाद प्यूबर्टी ऑनवर्ड क्या है ना, प्यूबर्टी ऑनवर्ड क्या है, मिडिल एज पे जाके क्या है 40s में, और ओल्ड एज में जाके क्या असर है। तो देखिए, फीटल लाइफ से स्टार्ट करें तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन स्टार्ट होता है 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ या फीटल लाइफ से। कहाँ से? फीटल जेनिटल रिच नाम के स्ट्रक्चर से। ठीक है। अब 2nd to 4th मंथ तक फीटल टेस्टिस एक्टिवली सीक्रेट करती हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही। और बाद में इनको कौन स्टिमुलेट करता है? HCG, है ना, HCG हार्मोन जो प्लासेंटा से निकलता है, तो उसके स्टिमुलेशन के बाद ही होता है। फिर चाइल्डहुड की बात करें तो 10 से 12 साल की एज के आसपास कोई टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से नहीं निकलता, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, नो टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड। इसके बाद प्यूबर्टी के बाद, यानी 10 से 12 की उम्र के बाद, 10 से 12 साल की उम्र से पहले तो कुछ नहीं निकलता, 10 से 12 की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन फिर से रैपिडली इंक्रीज हो जाता है उसका सिक्रीशन, और प्यूबर्टी के बाद सिक्रीशन एडल्ट लेवल तक मेंटेन होता है पूरी मोस्ट ऑफ द लाइफ मेल के केस में। फिर कई मेल्स के केस में 40 ईयर्स के आसपास ग्रेजुअली इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है, और ओल्ड एज या 90+ ईयर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुल मिला के देखोगे तो इसको सोचोगे तो ये रोलर कोस्टर की तरह है। स्मॉल पीक बनेगी फीटस में, फिर 0 हो जाएगा चाइल्डहुड में, फिर बहुत बड़ी पीक बनेगी प्यूबर्टी में, फिर एक लेवल पे स्टडी चलता रहेगा, फिर एकदम से 40 पे जाके नीचे की तरफ जाएगा, और फिर एकदम से ओल्ड एज में बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको इसका पैटर्न देखना है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स किसके लिए? मेल और मेल की बॉडी बनने के लिए जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है उनको डेवलपमेंट कराने के लिए। ठीक है, और इसका सबसे मेन क्रूशियल रोल होता है फीटल लाइफ में, और फिर दूसरी बार होता है एडल्ट लाइफ में। ठीक है, तो मेल को मेल बनाने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन का। अब टेस्टोस्टेरोन के पहले हम फंक्शंस देखते हैं कि फीटल लाइफ में इसका क्या रोल है डिटेल में। तो फीटल लाइफ में इसके हमको बेसिकली 3 रोल दिखाई देते हैं, 3 मेन फंक्शंस: सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, और तीसरा है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सेक्स डिफरेंशिएशन को मैं पहले बताता हूँ। होता क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि फीटस मेल बनेगा या फीमेल, और टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है कि मेल सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप्ड होंगे। फीटस में 2 जेनिटल डक्ट होती है, एक होती है मुलेरियन डक्ट और एक होती है वोल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट के बाद फीमेल एक्सेसरी ऑर्गन जैसे वजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बनाती है, और जब वोल्फियन डक्ट है वो मेल एक्सेसरी ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल बनाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है? देखिए, अगर 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट के आसपास टेस्टोस्टेरोन जेनिटल रिच से रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है मुलेरियन डक्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, और वोल्फियन डक्ट को पूरे तरीके से नेचर सपोर्ट करेगी मेल ऑर्गन में डेवलप होने के लिए। इस काम को कौन स्टिमुलेट करेगा और मुलेरियन डक्ट को कौन डिसअपीयर करवाएगा? वहाँ पर आते हैं हमारे कौन से सेल? सर्टोली सेल पिक्चर में आते हैं। सर्टोली सेल से रिलीज होता है एक फैक्टर जिसका नाम है MRF, मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। ये मुलेरियन डक्ट का रिग्रेस करा देता है। अब अगर इन केस किसी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, मतलब किसी बच्चे, किसी फीटस के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, तो क्या होगा? वोल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाएगी और मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाएगी, और जो फीटस है वो क्या बन जाएगा? फीमेल फीटस। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए ज़रूरी है। पेनिस और स्क्रोटम का डेवलपमेंट भी इसी की वजह से होता है। साथ में अगर मैं एक्सेसरी ऑर्गन्स की ग्रोथ के बारे में भी बात करूं तो इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, स्पेसिफिकली जेनिटल डक्ट, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट के। क्लियर? तीसरा जो मेन फंक्शन यहाँ देखने को मिलता है वो है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? देखिए, आपको पता है टेस्टिस इनिशियली कहाँ पर डेवलप होते हैं? एब्डोमेन में, और ये ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ नीचे की तरफ मूव करते हैं स्क्रोटम की तरफ। तो बर्थ के टाइम इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए ये स्क्रोटम में ट्रेवल करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस।
और इस प्रोसेस को करवाने के लिए मेन हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? अब किसी तरीके से अगर किसी पर्सन के अंदर, किसी बच्चे मतलब फीटस के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो इसकी वजह से ये जो डिसेंट नहीं करेंगे टेस्टिस, या तो एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस, दोनों कंडीशन मिलती है यहाँ, है ना, तो उसको बोल देंगे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस। और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए अनडिसेंडेड टेस्टिस का, तो ये अनट्रीटेड केस में आगे जाके टेस्टिकुलर कैंसर का कारण बन जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अगर हम पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी दें, है ना, यानी टेस्टोस्टेरोन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो वो लीडिंग सेल को जाके स्टिमुलेट करेंगे और टेस्टिस डिसेंड हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम कंडीशन क्या है? जो इंग्वाइनल कैनाल है वो लार्ज और ओपन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। अगर कैनाल नैरो है या उसमें ब्लॉकेज है तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्काइडोपेक्सी। उस सर्जरी का नाम है ऑर्काइडोपेक्सी। क्लियर? तो क्रिप्टो माने होता है हिडन और ऑर्काइडिस माने होता है टेस्टिस, हिडन टेस्टिस। जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर विजिबल नहीं होते तो ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। क्लियर? अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट लाइफ। ठीक है, एडल्ट के केस में क्या होता है? तो एडल्ट के केस में ये दो फंक्शंस करवाता है, एक तो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट करता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखिए सेक्स ऑर्गन पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस को एनलार्ज करवाकर उनको अपना एक्चुअल साइज गेन करने में हेल्प करता है प्यूबर्टी के बाद। इन ऑर्गन का साइज अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स बढ़ जाता है 20 साल की उम्र तक अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी एक एसेंशियल हार्मोन होता है। ठीक है, दूसरी चीज इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो फिजिकल और बिहेवियरल फीचर्स होती हैं जो मेल को फीमेल से अलग बनाती हैं, और ये हमेशा प्यूबर्टी के टाइम पर डेवलप होती है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर डेवलप करवाने में, और वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मस्कुलर ग्रोथ। मस्कुलर का मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या है कि टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से मसल मास 50% तक इंक्रीज हो सकता है नेचुरली। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन में अमाइनो एसिड को मसल सेल में ले जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सीलरेट करता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन रिड्यूस करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। क्लियर? बोन पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो बोन मैट्रिक्स और कैल्शियम डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से बोन स्ट्रांग और थिक बन जाती है। टेस्टोस्टेरोन एपीफाइसिस फ्यूजन को अर्ली कर देता है जिससे हाइट कंट्रोल होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर टेस्टिस रिमूव हो जाए प्यूबर्टी से पहले तो एपीफाइसिस का लेट फ्यूजन होगा और पर्सन की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये इसका एक केस है। क्लियर? इसके अलावा इसका तीसरा इफेक्ट आपको कहाँ विजिबली दिखेगा? शोल्डर और पेल्विक बोन पर। आपको पता है मेल के शोल्डर जो है वो ब्रॉड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं फीमेल के मुकाबले। और पेल्विस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पेल्विस लेंथ वाइज चेंज हो जाएगा, है ना, लेंथ वाइज बढ़ जाएगा। फनल शेप उसका ओवरऑल शेप होगा, और जो पेल्विक आउटलेट है वो कैसा होगा? नैरो होगा, क्योंकि मेल्स का पेल्विस फीमेल के पेल्विस से डिफरेंट होता है। फीमेल का पेल्विस ब्रॉड, राउंडेड और ओवल होता है और वाइड होता है। क्लियर? अगर मैं स्किन पर इसका इफेक्ट देखूं तो स्किन पर क्या इफेक्ट दिखेगा? स्किन की थिकनेस बढ़ जाएगी और रगिडनेस यानी प्रोटीन डिपोजिशन की वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू में मेलेनिन पिगमेंट का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी जिससे स्किन डार्क हो जाती है। सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा? प्यूबर्टी पे एक्ने होते हैं और बाद में स्किन हमारी इसकी एडप्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के टाइम पर एक्ने हो जाते हैं किसी किसी को, है ना। इफेक्ट ऑन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मेल टाइप हेयर ग्रोथ यानी प्यूबिक एरिया, लीनिया एल्बा, अम्बलाइकस तक, है ना, चेस्ट से लेकर नीचे एब्डोमेन पर अम्बलाइकस तक, फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर, लिम्ब पर, इन सब पर मेल टाइप हेयर ग्रोथ होती है जो जनरली फीमेल में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, प्यूबिक हेयर ट्राइंगल यानी बेस डाउनवर्ड इन मेल, जबकि फीमेल में ये अपवर्ड होता है। ठीक, ये देखने को मिलता है। हेयर्स हैव द बेस ऑफ द ट्राइंगल डाउनवर्ड वेयर एज इन फीमेल इट इज अपवर्ड, है ना। प्यूबिक एरिया में जो हेयर का पैटर्न होता है प्यूबिक हेयर का, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेल के केस में जो ट्राइंगल की पीक है वो पेनिस के ऊपर की तरफ दिखेगी, जबकि फीमेल में
जो ट्राइंगल का बेस है यानी वाइडेस्ट पार्ट कहाँ दिखेगा, और मतलब जो अपेक्स है वो टुवर्ड्स द क्लाइटोरिस दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा हेड पर हेयर की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है और जेनेटिक बाल्डनेस भी देखने को मिल सकती है। वॉइस पर क्या असर देखने को मिलता है टेस्टोस्टेरोन का? देखिए, प्यूबर्टी में वॉइस क्रैकिंग होती है। इसका मैकेनिज्म ये है कि लैरिंजियल मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लैरिंग्स एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और वोकल कॉर्ड थिक हो जाती है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो क्रैकिंग वॉइस है वो कन्वर्ट हो जाती है बॉसिंग साउंड में या एडल्ट मेल वॉइस में। अरे क्या करें यार, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? बीएमआर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? तो देखिए, बीएमआर पर टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो बीएमआर है वो 5 से 10% इंक्रीज हो जाती है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे अगर देखें क्या असर देखने को मिलेगा, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है रीनल ट्यूबल में, जिसकी वजह से ओवरऑल वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम भी बॉडी में बढ़ जाता है। लास्ट है इसका इफेक्ट ब्लड पर, यानी इसका ब्लड पे क्या इफेक्ट है? तो इस टेस्टोस्टेरोन को एरिथ्रोपोएटिक एक्शन होता है, यानी आरबीसी काउंट में माइल्ड इंक्रीज करवाता है, साथ साथ ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है क्योंकि वाटर रिटेंशन और इस ईसीएफ वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये सारे डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं एडल्ट बॉडी में, किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो टारगेट सेल में रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर लेता है और इसके बाद बनाता है टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाता है और डीएनए आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। 30 मिनट के अंदर आरएनए पॉलीमर एक्टिवेट हो जाता है और आरएनए और डीएनए दोनों का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है अगर मैं देखूं, तो इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा तरीका क्या है कि ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो सकता है एक नए तरीके के केमिकल में, जिसका नाम है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एपिडिडाइमिस और पेनिस, ठीक है। इसमें जाकर ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है और डीएचटी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के। तो यहाँ भी डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा रास्ता क्या है, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखा गया है कि ब्रेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल में। क्लियर? तो ये तो इसके मोड ऑफ एक्शन है। अब अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन रेगुलेट कैसे करता है, बॉडी कैसे उसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखती है, तो देखिए, पहले मैं देखता हूं फीटल स्टेज पे क्या होता है। तो फीटस स्टेज पे सबसे पहले क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है कहां से? बेसिकली टेस्टिस के अंदर। लेकिन उसे स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हमें हार्मोन चाहिए? हमें चाहिए जीएनआरएच वगैरह, लेकिन उस टाइम तक पिट्यूटरी वगैरह तो इतना डेवलप होती नहीं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है एचसीजी हार्मोन, ठीक है। एचसीजी हार्मोन स्टिमुलेट करता है फीटल लाइफ में किसकी फॉर्मेशन को? टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को। और एचसीजी के इफेक्ट में ये प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड हो जाते हैं कौन से सेल? लुटिनाइजिंग सेल, जिसकी वजह से वहां से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन आपको विजिबल होगा। क्लियर? किसकी वजह से? बेसिकली एचसीजी। तो फीटल स्टेज पे एचसीजी स्टिमुलेटिंग है, ठीक है। अगर इन एडल्ट में बात करें तो वहाँ एचसीजी तो होगा नहीं, वहाँ कौन होगा? हमारे ब्रेन के खुद के अपने अपने सेंटर हैं। तो एडल्ट के अंदर एक हार्मोन होता है एलएच, या जिसको बोलते हैं आईसीएसएच। ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है और इसमें इसका स्टिमुलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलएच अवेलेबल से, यानी जितना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा उतना ही अच्छे तरीके से टेस्टोस्टेरोन बनेगा। और ये सिक्रीशन एलएच कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एलएच कहाँ से सिक्रेट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये जो एलएच है ये सिक्रेट एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा, लेकिन किसके स्टिमुलेशन पर? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले एलएचआरएच हार्मोन की वजह से, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो ये इस तरीके से है। जबकि फीटल स्टेज पे वो काम कौन कर रहा था? प्लासेंटा। ऐसे यहाँ पर वो काम कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अपने आप में फीडबैक कंट्रोल मेथड के थ्रू कंट्रोल करता है इस पूरी प्रोसेस को। देखते हैं फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा तो ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एलएचआरएच सिक्रीशन कम होता है। जब एलएच रिलीज कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन
कम हो जाता है। ठीक है, इसके उलट अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर लो है तो हाइपोथैलेमस इनहिबिट नहीं होता और वो और ज़्यादा LHRH रिलीज करेगा। ये LHRH पिट्यूटरी से एंटी पिट्यूटरी से LH रिलीज करवाएगा जो फाइनली लीडिंग सेल पे एक्ट करेंगे और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा बेसिकली फीडबैक कंट्रोल मेथड दोनों ही केसेस में। क्लियर? लास्ट में एक थोड़ा सा पैराग्राफ और दिया गया है एनाबॉलिक स्टीरॉयड को लेकर। ठीक है, तो ये क्या है एनाबॉलिक स्टीरॉयड? बेसिकली ये सिंथेटिक फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन की जो बाजार में अवेलेबल है। इसका पर्पस होता है सिंपल, इंक्रीज द मसल ग्रोथ और बोन्स, क्योंकि इसका कैसा इफेक्ट है? ओवरऑल एनाबॉलिक इफेक्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड या आस। क्लियर? थेरेप्यूटिक यूज क्या है इसके? कहाँ कहाँ जनरली डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं? किसी केस में ग्रोथ के स्टिमुलेशन के लिए, बोन मैरो स्टिमुलेशन के लिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी के तरीके से भी ये यूज हुआ करता है। मान लो किसी में इसकी कमी है तो एक्सटर्नली आपको ये देना पड़ेगा, और किसी मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे इसकी कमी है तो इंडक्शन ऑफ प्यूबर्टी इन द मेल। अच्छा, इसका एब्यूज मतलब गलत यूज कब हो रहा है? एथलीट्स के थ्रू, है ना। एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एक्सटर्नली ये कॉम्पिटिशन्स में लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स को मैनेज करती हैं उनके हिसाब से ये कंप्लीटली बैंड हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हमेशा रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, DHT कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एस्ट्रोजन ब्रेन में बनेगा, रेगुलेट करेगा LH नेगेटिव फीडबैक, और AAS का मतलब क्या है? सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन, और मसल बोन ग्रोथ, और ये फाइनली स्पोर्ट्स में बैन है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन इन मेल्स, मतलब मेल की बॉडी में फीमेल हार्मोन्स का बनना। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मेल बॉडी में सिर्फ एंड्रोजन ही नहीं बनते, थोड़ी सी मात्रा में फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। मेनली कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो पहले हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं। तो मेल में एस्ट्रोजन का लेवल कितना होता है? 12 से 34 ग्राम तक हो सकता है। इसकी सोर्स क्या होगी? तो इसके 3 सोर्सेज होंगे जहाँ से ये बनेगा, याद रखना। एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस और अदर ऑर्गन। मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स बहुत ही थोड़ा सा एस्ट्रोजन बनाता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन। अगर मैं बात करूं टेस्टिस की तो ये 20% तक एस्ट्रोजन बनाता है, और ये एंड्रोजन सर्टोली सेल के अंदर बनाता है कौन? एरोमेटेज नाम का एंजाइम। ठीक है, इस एरोमेटेज नाम के एंजाइम की इफेक्ट की वजह से सर्टोली सेल बना पाते हैं कौन सा? एंड्रोजन से एस्ट्रोजन। क्लियर? और 80% एस्ट्रोजन जो मेल बॉडी के अंदर बनता है वो बनता है कहाँ पर? पर्टिकुलरली इन लीवर में, है ना। हमारे लीवर में एस्ट्रोजन बनता है, ये बात पता चली आपको। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मतलब प्रोजेस्टेरोन भी मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है पर बहुत कम क्वांटिटी में। कितना? बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है ये, 0.3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। और ये भी कैसे बनता है? कन्वर्जन से बनता है। किसके कन्वर्जन से? एंड्रोजन हार्मोन के कन्वर्जन से। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है मेल एंड्रोपॉज या क्लाइमैक्ट्रिक, या जिसको हम वीरोपॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरोपॉज। तो देखिए मेल एंड्रोपॉज जैसे क्लाइमैक्ट्रिक या वीरोपॉज भी कहा जा सकता है, एक ऐसी कंडीशन है जो एजिंग के साथ मेल्स में देखने को मिलती है या उनके अंदर डेवलप होती है। इसमें एंड्रोजन और उसमें भी मेनली कौन? टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम से कम होने लगता है, जिसकी वजह से इमोशनल और फिजिकल चेंज बॉडी में दिखने लगते हैं। ठीक है, मेल की बॉडी में ये कंडीशन फीमेल के मीनोपॉज जैसी होती है, लेकिन मेल पीनोपॉज नहीं कहलाती बल्कि एंड्रोपॉज कहलाती है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है कि एज के साथ टेस्टोस्टेरोन में क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए 50 साल की एज के आसपास या उसके बाद टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगता है। इसके साथ साथ लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, इनके नंबर और सिक्रेटरी एक्टिविटी दोनों कम हो जाती है। ठीक है, नंबर भी और सिक्रेटरी एक्टिविटी दोनों कम हो जाती है। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है तो बॉडी कंपेंसेशन के लिए FSH और LH सिक्रेशन को बढ़ा देती है, कंपेंसेट करने के लिए। ये हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये, लेकिन क्या ये सभी मेल्स में एंड्रोपॉज होता है? इसका आंसर है नो। एंड्रोपॉज सभी मेल्स को अफेक्ट नहीं करता। बहुत से मेल सिर्फ माइल्ड चेंजेस फील करते हैं या कोई नोटिसेबल सिम्टम भी उनके अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ मेल में फीमेल मीनोपॉजल सिंड्रोम जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। और इसलिए कॉमन सिम्टम ऑफ मेल एंड्रोपॉज में कौन कौन आते हैं? जैसे हॉट फ्लैशेस, मतलब अचानक बॉडी में गर्मी फील होना, इल्यूजन ऑफ सफोकेशन, सांस रुकने या घुटने जैसी फीलिंग होना, मूड चेंजेस,
बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना और इमोशनल स्टेबिलिटी, जो कि हमें फीमेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ये मेल के अंदर, लेकिन ये सभी मेल्स के अंदर नहीं होते। क्या बात है। तो अब हम बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी की, ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ एक्सटिर्पेशन ऑफ टेस्टिस। एक्सटिर्पेशन का मतलब होता है रिमूवल, यानी टेस्टिस को रिमूव करने को हम कास्ट्रेशन भी कह सकते हैं, और इसका इफेक्ट जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, एज पर, कि किस एज में टेस्टिस को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अगर रिमूवल बिफोर प्यूबर्टी किया जाए, बिफोर प्यूबर्टी, क्लियर, तो उसको बोलते हैं न्यूकिज्म। ईयू साइलेंट रह सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एन्यूकिज्म या न्यूकिज्म, क्लियर। अब इस कंडीशन में होता है क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर टेस्टिस बचपन में रिमूव हो जाए तो इन्फेंटाइल सेक्सुअल कैरेक्टर ही देखने को मिलते हैं पेशेंट में, है ना। जैसे हाइट थोड़ी ज्यादा, बोन्स वीक और थिन, बोन्स कैसी रहेंगी, वीक और थिन, मसल कैसी रहेंगी, वीक, और शोल्डर जो है वो कैसे रहेंगे, नैरो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्सुअल ऑर्गन ग्रो नहीं करते इन टर्म्स ऑफ साइज, है ना, साइज में बड़े नहीं होते सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होते। जो वॉइस है वो कैसी रहती है, बच्चों जैसी। और फैट डिपॉजिट पैटर्न जो होता है बॉडी पर, वो बेसिकली बिल्कुल फीमेल जैसा होता है। जैसा फीमेल की बॉडी में होता है ना, बोटॉक, हिप, प्यूबिस और ब्रेस्ट रीजन में ज़्यादा फैट, बिल्कुल ऐसे ही उस मेल की बॉडी में आपको फैट का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन, इफेक्ट ऑफ एक्सटिर्पेशन ऑफ टेस्टिस इमीडिएटली आफ्टर प्यूबर्टी। मतलब आप जस्ट प्यूबर्टी के बाद अगर टेस्टिस रिमूव करते हैं तो उस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कुछ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिवर्ट करते हैं, जैसे बच्चों की में होते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, इनकी भी एट्रोफी हो जाती है। पेनिस छोटा और वॉइस मोस्टली मेल जैसी ही रहेगी। कैसी रहेगी, पेनिस स्मॉलर और वॉइस कैसी हो जाएगी, मेल जैसी ही रहेगी। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मसल्स, बोन थिकनेस लूज हो सकती है, क्लियर। सेक्सुअल डिजायर और एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी ऐसे पर्सन की। अब थर्ड कंडीशन, एज का तीसरा पड़ाव, यानी इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है। अगर आप किसी एडल्ट के अंदर टेस्टिस को रिमूव करेंगे तो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मोस्टली रिटेन रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई लॉस नहीं होता। एसेसरी सेक्स ऑर्गन डीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन एसेसरी सेक्स ऑर्गन डीजनरेट हो जाएंगे। सेक्सुअल डिजायर पार्शियली रहती है, इसका मतलब इरेक्शन तो हो सकता है, लेकिन इजैकुलेशन जो है वो रेयरली होता है, क्योंकि स्पर्म नहीं बनते, क्लियर। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इरेक्शन होता है लेकिन इजैकुलेशन रेयर है। और अगर इजैकुलेशन होगा भी तो उसके अंदर क्या नहीं होंगे, आपके स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस में। एक और कंडीशन मेल्स के अंदर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरगोनेडिज्म इन मेल। हाइपरगोनेडिज्म का मतलब होता है गोनेड से एक्सेस हार्मोन्स का सिक्रीशन होना। और इसका जो मेन कॉज है, अगर मैं बात करूं, इसका जो मेन कॉज है वो मोस्टली लीडिंग सेल्स के अंदर ट्यूमर हो जाना, और ये कॉमनली देखा जाता है प्री प्यूबर्टल बॉयज़ में, यानी जिन बच्चों को, जिन लड़कों को प्यूबर्टी से पहले चेंजेस देखने को मिलेंगे उनको हमें क्या बोल सकते हैं, उनके अंदर प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी ऐसे लड़कों में जिनकी प्यूबर्टी आने से पहले ये दिक्कत हो जाए तो उनमें हमें कौन सी डिसीज देखने को मिलेगा, प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी, क्लियर। अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स क्लियर है, रैपिड ग्रोथ ऑफ मसल एंड बोन देखने को मिलेगा, हाइट कम होती है क्योंकि एपिफाइसिस जल्दी क्लोज हो जाती है, एक्सेस डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना, सेक्स ऑर्गन बहुत डेवलप होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी। और ये जो ट्यूमर बना है उससे एस्ट्रोजेनिक हार्मोन भी सीक्रेट हो सकते हैं, जिसका लास्ट रिजल्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी मेल के अंदर फीमेल ब्रेस्ट का बन जाना, है ना। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल के अंदर नहीं होता, लेकिन फीमेल वाले कैरेक्टर अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। अगली कंडीशन जो यहाँ देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हाइपोगोनेडिज्म इन मेल, यानी
गोनेड्स की फंक्शनल एक्टिविटी का कम हो जाना। इसके कॉज क्या क्या हैं देख लेते हैं। देखिए, इसके कॉज हैं बेसिकली कंजेनाइटल नॉन फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, जब प्लासेंटा से HCG की डिफिशियंसी हो फीटल लाइफ डेवलपमेंट में, तब ये टेस्टिस डेवलप नहीं हो पाते। क्रिप्टोऑर्काइडिस मतलब हिडन, यानी डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं मिलेगा। कास्ट्रेशन हो जाए, एंड्रोजन रिसेप्टर की एब्सेंस हो जाए, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। पिट्यूटरी गोनेडोट्रॉप डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सेल गोनेडोट्रोपिन सिक्रीट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, उनमें कुछ दिक्कत आ सकती है, और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो सकता है। अब इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें। ये साइन और सिम्टम डिपेंड करते हैं किस बात पर, ये बिफोर ये या आफ्टर प्यूबर्टी के ऊपर अलग अलग साइन और सिम्टम्स निकल के आएंगे। अगर बिफोर प्यूबर्टी ये दिक्कत है, ठीक है, तो बिफोर प्यूबर्टी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल रहेंगे न्यूकिज्म जैसे, है ना, एन्यूकिज्म, जो अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, यानी एक्सटिर्पेशन ऑफ टेस्टिस वाली जो कंडीशन हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल वैसे। और अगर आफ्टर द प्यूबर्टी रहेगा तो पोस्ट प्यूबर्टी कास्ट्रेशन वाले कैरेक्टर रहेंगे। कैसे, पोस्ट प्यूबर्टी वाले। अगर एडल्ट में मैं हाइपोगोनेडिज्म की बात करूं तो ये बिल्कुल सेम रहेंगे। कैसे, कास्ट्रेशन इन एडल्ट कास्ट्रेशन वाले कैरेक्टर्स की तरह, जैसे एडल्ट कास्ट्रेशन हुआ था उस केस पे। अब हम देखें कि हाइपोगोनेडिज्म जो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर की वजह से होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। क्या बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट करिए, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। और इस केस में कौन सा हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाएगा, गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन। दूसरी कंडीशन बनती है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इस केस में क्या होगा, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिफिशियंसी की वजह से ये सब देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट बात है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जो लेवल है वो इसमें कैसा रहेगा, लो रहेगा। क्लियर। यहीं एक और वर्ड आता है फ्रोलिक सिंड्रोम। अगर ओबेसिटी हाइपोगोनेडिज्म के साथ प्रेजेंट हो एडोलिसेंट बॉय में, समझ आ गया, कैसे बॉय में, एडोलिसेंट बॉय में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रोलिक सिंड्रोम, या इसका दूसरा नाम है एडिपोजोजेनाइटल सिंड्रोम या हाइपोथैलेमिक न्यूकिज्म या एन्यूकिज्म। क्लियर, ये मेन चीज आपको याद रखनी है। फिर लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ और दे रखा है इस चैप्टर में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं आगे के जो चैप्टर्स हैं वो पूरा इन्हीं टॉपिक्स पर है। तो मेनली यहाँ पर नाम पर ध्यान देना है आपको। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में हम किसको कंसीडर करते हैं, सेमाइनल वेसिकल, इसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको भी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में यहाँ बताया गया है, ये भी हमारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। यूरेथ्रा को डिटेल में तो हम पढ़ेंगे कहाँ, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, ठीक है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि यूरेथ्रा कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड थ्रू आउट इट्स लेंथ विच इज कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ लिटर, है ना। किनके अंदर कौन सी ग्लैंड है, ग्लैंड्स ऑफ लिटर। और द बाइलेटरल बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड ऑल्सो ओपन इनटू द यूरेथ्रा। अब इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, यूरिनरी सिस्टम में, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन को पास कराना। ये तो एडिशनल फंक्शन है सीमेन को पास कराना, ठीक है। पेनिस क्या है, पेनिस जो है मेल जेनाइटल ऑर्गन है, यूरेथ्रा इसी के अंदर से पास होता है। और पेनिस जो है टोटल 3 इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिनमें से पेयर्ड होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और अनपेयर्ड होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम किसके आसपास होता है, हमारे यूरेथ्रा के आसपास, और यही आगे जाके बनाता है तुम्हारा ग्लैंस पेनिस। आगे जाके डायलेट हो जाता है, इसी से क्या बनता है, ग्लैंस पेनिस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में डिटेल में